हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग 16 फरवरी को, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 70 में 70 नंबर आपका फिक्स कराने वाला हूं, क्योंकि इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अब की बार आप लोग 95% जरूर लाओगे हिंदी में, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं। क्लास 10 हिंदी का 16 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हिंदी में, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटेड है कि वही आएंगे ही आएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद्र, एंड खा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा या यशपाल या वृंदावन लाल, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सारे स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जो हमारा भूले बिसरे चित्र है, इसके लेखक कौन है? उपन्यास है। ये किस विधा पर है? उपन्यास विधा पर, ठीक है। तो जो हमारा भूले बिसरे चित्र है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक बच्चों हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर तैयार करके ही जाना है, क्योंकि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि है अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर के लेखक आप लोगों को बताना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, या फिर खा ऑप्शन है प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद या फिर चतुर्सेन शास्त्री। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है स्टूडेंट? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? ठीक है। इतिहासकार का मतलब जो इतिहासकार के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो शुक्ल युग का बताना है। तो ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर नागेंद्र, या खा है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, या बाबू गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो शुक्ल युग के आपको प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है, ठीक है। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के जो हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय, ठीक है। समझ में आ गया ना? सारा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपको तैयार करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। जो त्यागपत्र है वो हमारा किस विधा की रचना है? विधा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर का हमारा है जीवनी विधा, या फिर खा है उपन्यास विधा, या नाटक विधा, या आपका निबंध विधा। तो आपको बताना है त्यागपत्र जो है वो किस विधा की रचना है बच्चों। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र आई होप कि आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्यागपत्र जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। त्यागपत्र हमारा उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि उपन्यास आपका निम्नलिखित में से नाटक विधा के लेखक हैं। जो नाटक विधा है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है बद्री नारायण प्रेमघन, या श्रीनिवास दास, या जैनेन्द्र कुमार, या कृष्णा सोबती। तो आपको यह बताना है कि कौन है जो नाटक विधा के लेखक हैं। नाटक विधा, तो वो है बद्री नारायण प्रेमघन। कौन है? बद्री नारायण प्रेमघन जी जो हैं वो है नाटक विधा के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर का है अमृत राय, खा है गुलाब राय, गा है मुंशी ईसा अल्लाह खां, या फिर हमारा वैद्यनाथ मिश्र। तो बच्चों ये आपको बताना है कि जो कलम का सिपाही है इसके लेखक कौन है। आपको लेखक का नाम बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो जो कलम का सिपाही है इसके लेखक हैं अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? जो बाबू गुलाब राय जी हैं उनके द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर का है मेरी जीवन प्रवाह, या फिर मन की बातें, या मेरी असफलताएं, या फिर हमारा नई पौध। तो
तो बाबू गुलाब राय द्वारा जो आत्मकथा है, जो रचित आत्मकथा है, वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बाबू गुलाब राय जी के द्वारा जो हमारी रचित आत्मकथा है वो कौन सा है, तो वो है मेरी असफलताएं। कौन सा है, मेरी असफलताएं। ठीक है, ये बाबू गुलाब राय जी के द्वारा रचित आत्मकथा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसके लेखक कौन है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का लेखक का नाम बताना है। तो ध्रुव स्वामिनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद जी का, और जो कि बहुत ही बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर का है हरिकृष्ण प्रेमी, खा है जयशंकर प्रसाद, या फिर विष्णु प्रभाकर, या मोहन नाकेश। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है स्टूडेंट, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारे वे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगला है तौलिए किस विधा पर आधारित है। जो तौलिए एक रचना है, ये तौलिए क्या है, एक रचना है। क्या है, एक रचना है, जिसको आपको बताना है कि किस विधा पर आधारित है। आपको विधा का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर का है नाटक विधा, निबंध विधा, एकांकी विधा, एन कहानी विधा। तो जो तौलिए है, तौलिए वो हमारा एकांकी विधा पर है। किस विधा पर है, एकांकी विधा। ठीक है, तो तौलिए हमारे किस विधा की रचना है, एकांकी विधा की रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। जो कीर्ति कंकाल है इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, या माथिली शरण गुप्त जी हैं। कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, तो जो कीर्ति कंकाल है, कंकाल के जो रचनाकार हैं वो है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गद्य के लिए, क्योंकि ये देखो गद्य पाठ से ही लिया जाता है ना, गद्य की रचनाएं ली जाती हैं, क्योंकि ये गद्य है और गद्य से रचनाएं आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। ठीक है, और वो रचनाएं आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, रश्मिमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, कंकाल है ये जयशंकर प्रसाद जी का, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और महादेवी वर्मा की भी रचनाएं बोर्ड एग्जाम में आती हैं। यामा है, दीपशिखा है, स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र हैं, ये सब रचनाएं बोर्ड एग्जाम में आती हैं, क्योंकि ये सब वे रचनाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल हैं, और जो उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जो इन सबकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वही आते हैं, क्योंकि जो चीजें ज्यादा प्रसिद्ध हैं वो चीज बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आती हैं। ठीक है, अब जैसे इनकी कीर्ति कंकाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी है इनकी, यहां देखो फिर से जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आना तय है। तो ये सब ऐसे तैयार करो, एक आप लोग बना लो कि जयशंकर प्रसाद जी की जो 5 से 10 जो इंपॉर्टेंट रचनाएं, एक कॉलम बना लो और जयशंकर प्रसाद जी लिख लो और उनके सारे याद कर लो। ठीक है, आपको आसानी रहेगा। ऐसे मैं आपको रचनाएं पढ़ाया हूं ताकि आप लोगों का कंप्लीट रहे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि अथाह सागर के लेखक हैं। जो अथाह सागर है इसके लेखक कौन है, अथाह सागर। ठीक है, जयप्रकाश भारती, या फिर गुलाब राय, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर हमारे जैनेन्द्र कुमार। आपको यह बताना है जो अथाह सागर है, अथाह सागर के लेखक कौन है, लेखक का नाम बताना है। ठीक है, तो जो अथाह सागर है बच्चों, इसके जो लेखक हैं वो हैं कौन, सभी को पता होगा, जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है, जयप्रकाश भारती। जो अथाह सागर है इसके लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती जी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल कंप्लीट ही कर लेना है। ठीक है, अथाह सागर के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती। अगला देखो, अब देखो ये भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। देखो मैंने बताया ना कि इंपॉर्टेंट है भाई इनकी सबकी रचनाएं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी आपके चैप्टर में है, और जो चीज चैप्टर में है वो इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी आपके चैप्टर में है, ममता चैप्टर लिखा है, तो इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके चैप्टर में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है रसमीमांसा के लेखक है। रसमीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, या जयप्रकाश भारती। पहले ही पता चल गया होगा क्योंकि मैंने बता दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रसमीमांसा के लेखक। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये वे क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताओ। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर का है मोहन नाकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, देखो लहरों के राजहंस के लेखक बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो हैं मोहन राकेश जी। कौन है, मोहन राकेश। तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, याद कर लेना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। जो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं उनके द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है, रचित निबंध, ठीक है। ठूठा आम है या ठेले पर हिमालय या दृष्टिकोण या फिर नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है, सभी स्टूडेंट को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो अभी पता चल जाएगा कि जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है वो है ठूठा आम। कौन सा है, ठूठा आम, ठीक है। तो ये भगवत शरण उपाध्याय भी आपके चैप्टर में है, तो इनकी ये रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया है, ठूठा आम, ठीक है। ठूठा आम जो इनकी रचना है बहुत ही पॉपुलर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 लिखा हुआ है राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे। राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे। ऑप्शन नंबर का हमारे पास है निबंधकार या गद्य गीतकार या आलोचक या कवि। तो आपको यह बताना है कि जो राय कृष्ण दास हैं वो कौन थे, एक निबंधकार थे या आलोचक थे या गद्य गीतकार थे या फिर कवि थे। तो वो जो थे वो एक गद्य गीतकार थे। कौन थे, एक गद्य गीतकार थे। जो हमारा गा वाला ऑप्शन वो सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। और यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लिखा हुआ रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं। जो रीति ग्रंथ हैं वो कितने रूपों में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर का है 3 रूप या फिर 4 रूप या 2 रूप या 5 रूप। देखो रीति ग्रंथ जो कि आपका रीति काल से लिया गया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रीति काल की विशेषताएं भी पूछती हैं, रीति काल के कवि भी पूछते हैं। अब यहां आपसे एक क्वेश्चन और ट्रिपिकल आ गया कि रीति काल कितने ग्रंथों से मिलकर बना है। तो रीति काल जो है वो 2 ग्रंथों से मिलकर बना है। कितने ग्रंथों से, 2 ग्रंथों से, ठीक है। यह हमारा 2 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। गा वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। यहां तक आपको समझ में आ गया ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 16 तक। अगला देखो, केशव दास की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। केशव दास जी की रचना बताना है। देखो केशव दास जी की रचना कौन सा है, रामचंद्रिका या फिर भक्तमाल या सुदामा चरित या फिर प्रेम वाटिका। केशव दास जी की रचना कौन सी है, सभी को पता होना चाहिए। केशव दास जी की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। कौन सी है, रामचंद्रिका। हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका का वाला ऑप्शन सही है कि जो केशव दास जी की रचना है वो है रामचंद्रिका, ठीक है। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन नंबर 17 तक, कोई भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है अद्भुत आलाप कवि हैं। अद्भुत आलाप एक रचना है जिसके कवि कौन है। आपको यह बताना है कि जो अद्भुत आलाप है इसके कवि कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, खा है भारुतेंद्र हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त या हरिबोध। चलो फटाक से आप लोग बता दो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसीलिए तो मजा है, ठीक है। तो अद्भुत आलाप के जो रचनाकार हैं वो कौन है या अद्भुत आलाप के कवि कौन है ये आपको बताना है। तो अद्भुत आलाप जो है उसके कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग आते हैं, ठीक है। नोट भी कर लेना और अगर ना समझ में आए वीडियो दोबारा देख लो, समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, नोट्स बनाओ या ना बनाओ लेकिन आपको समझना जरूरी है क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। निम्न में से रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं। रीति काल की जो मुख्य प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं कौन सी हैं, रीति काल का बताना है। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प का और खा दोनों या प्रेम देश प्रेम की भावना। आपको यह बताना है जो रीति काल है, रीति काल की जो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों प्रमुख विशेषताएं इनकी है श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। अब ये दोनों मत लगा देना। अब आपके पास नीचे वाला ऑप्शन देखो, का और खा दोनों बता रहा है, इस पर लगाना वरना गलत हो जाएगा, ये याद रखना। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। और आपके दोनों सही है। देखो इनकी 2 विशेषताएं इसमें दी गई हैं। एक तो श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस ज्यादा प्रयोग किया गया है। बिहारी लाल जी इसमें रचना लेखक हैं तो कवि हैं तो वो श्रृंगार रस की ज्यादा बातें करते थे। और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता की गई है तो फिर हमारा का और खा दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है, पद्माकर, मतीराम, भूषण या बिहारी। ललित ललाम के रचयिता कौन है बच्चों, ललित ललाम के रचयिता है मतीराम। कौन है, मतीराम। तो ललित ललाम की जो रचयिता है वो है मतीराम। और क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये वे क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार ही करना है। तो भाई इंटरेस्ट के साथ अच्छे से तैयार कर लो क्वेश्चन नंबर 20 तक। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देव या भिखारी दास, ठीक है। आपको यह बताना है कि जो रसिक प्रिया है इसके रचनाकार कौन है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो लेखक हैं या कवि हैं वो हैं आचार्य केशवदास। कौन है, आचार्य केशवदास, ठीक है।
समझ में आ गया ना यहां तक। 22 नंबर क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा द्वारा प्रबंध काव्य है, राम कुमार वर्मा द्वारा जो रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? राम कुमार वर्मा के द्वारा आंसू है या यामा है या उत्यारण है या चोखे चौबदे हैं। ठीक है, तो अब आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना है, कौन सा प्रबंध काव्य है जो राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित है, राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा शायद, अगर नहीं पता है तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो है आप लोगों का उत्यारण। कौन सा है? उत्यारण। ठीक है, उत्यारण जो रचना है, जो प्रबंध काव्य है, वो राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? जो तीसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक बताना है बच्चों। ऑप्शन नंबर का है 1951 ईस्वी में, खा है 1959 ईस्वी में, गा है 1943 ईस्वी में, घा है 1979 ईस्वी में। तीसरा सप्तक बताना है। ठीक है, तो तीसरा सप्तक जो है वो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 ईस्वी में। ठीक है, खा वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 23 का, कि जो तीसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ, तो वो हमारा 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, दुर्वेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। दुर्वेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है बच्चों? दुर्वेदी युग के मैथिली शरणगुप्त, नरपति नल्ला, तुलसीदास, कबीरदास। ठीक है, दुर्वेदी युग के प्रमुख कवि कौन है? तो दुर्वेदी युग के जो बच्चों प्रमुख कवि हैं वो है मैथिली शरणगुप्त। कौन है? मैथिली शरणगुप्त जी। तो दुर्वेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो मैथिली शरणगुप्त जी हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। अगला देखो, जो हमारा यामा है, यामा के रचयिता का नाम, यामा के रचयिता का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर मीराबाई, या फिर अशोक वाजपेयी। आपको यह बताना है कि जो यामा है, यामा वो उसके रचयिता कौन है? तो ये तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, इनके जो रचयिता हैं वो है आप लोगों की यामा का बताना ना, महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, हमारा खा वाला ऑप्शन सही है, जो हमारा यामा है उसके रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26, कुमकुम किस निबंध विधा की रचना है? जो कुमकुम है, कुमकुम वो किस विधा की रचना है या किस विधा की रचना है? ठीक है, आपको बताना है कविता संग्रह, या फिर निबंध विधा, या फिर नाटक विधा, या घा वाला है महाकाव्य। कुमकुम बताना है। तो जो कुमकुम है बच्चों वो एक कविता संग्रह की विधा है। ठीक है, कविता संग्रह की आप लोगों को एक विधा है। ठीक है, कौन सी है? कविता संग्रह। याद रखना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंगन के पार द्वार, इसके रचयिता कौन है? आपको रचयिता का नाम बताना है। धर्मवीर भारती, सचिदानंद, हीरानंद वत्स्यन। देखो इनका शॉर्टकट नाम लिखा रहता है साहिवा, सा से सचिदानंद, हा से हीरानंद, वात्स्यन और अज्ञेयी। ठीक है, अज्ञेयी इनका एक शॉर्टकट नाम है। गजानन माधव, या मुक्तिबोध, या राम नरेश त्रिपाठी। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? तो इसका ऑप्शन सही है सचिदानंद, हीरानंद, वत्स्यन, अज्ञेयी। खा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, और आप लोग लिख कर आना अगर बोर्ड एग्जाम में आए, कोई दिक्कत नहीं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के कवि कौन है? इन चारों में से छायावाद युग बताना है। तो छायावाद युग के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, नारेंद्र शर्मा, दादू दयाल, या फिर कुतुबन। छायावाद युग के कवि बताना है, नॉट लेखक। ठीक है, तो वो है बच्चों सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जो है वो छायावाद युग के हमारे कवि हैं। ठीक है, कौन है? कवि हैं छायावाद युग के। अगला देखो 29 नंबर क्वेश्चन देखो, छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावाद युग के प्रमुख लेखक का नाम बताना है। ठीक है, लेखक का नाम का है यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, या फिर हमारा राम कुमार वर्मा, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। छायावाद युग के प्रमुख लेखक का नाम बताना है। ठीक है, लेखक। तो जो प्रमुख लेखक है बच्चों वो कौन है इन चारों में से? तो वो है राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा जी छायावाद युग के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तक समझ में आ गया। इन चार ऑप्शन में से बताया गया है, वैसे तो और भी होंगे, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से जो थे वो बताया गया। अगला प्लस 1 के रचनाकार हैं। प्लस 1 के रचनाकार कौन है? भूषण है, या नारेंद्र शर्मा है, या श्रीधर पाठक, या मीराबाई। आपका बताना है कि जो प्लस 1 के रचनाकार है, तो प्लस 1 के जो रचनाकार हैं वो है नारेंद्र शर्मा। ठीक है,
तो इसमें मैंने आपको केवल गद्य और पद्य के बहुविकल्पीय बताए। कौन है? गद्य और पद्य के बहुविकल्पीय। ठीक है, व्याकरण का एक अलग से बहुविकल्पीय का वीडियो आएगा, इसमें मैं आपको गद्य और पद्य के बहुविकल्पीय बताए हैं कि आप लोगों को गद्य और पद्य के जितने भी बहुविकल्पीय हैं कंप्लीट हो जाए। 30 ऑब्जेक्टिव आप गद्य पद्य के, और 30 ही मैं आप लोगों को व्याकरण का भी बताऊंगा कि आप लोगों का व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आप लोगों को कुछ ऐसे गद्यांश और पद्यांश बता देते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो गद्यांश पद्यांश देखते हैं। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, समझ लो कि यही आएगा भी 100%, क्योंकि ये ऐसा गद्यांश है जो हर साल आ रहा है, इसलिए आज मैं आप लोगों को ये गद्यांश खासकर बता रहा हूं। ठीक है, पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए मैं आप लोगों को आज ये गद्यांश बता रहा हूं कि छाप कर आना 16 फरवरी हिंदी के पेपर में। ठीक है, ये 6 मार्क्स का आएगा बच्चों गद्यांश, और 6 मार्क्स पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, बस आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, लिखा हुआ है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग का ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्विद्धि का ही नाश नहीं करता, यह केवल नीति और सद्विद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहां तक है रेखांकित अंश। ठीक है, रेखांकित अंश। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, कोई युवा पुरुष है जिसकी संगत बुरी है, तो फिर वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो अगर उसकी संगत बुरी है ना, तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, और जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, मतलब उन्नति नहीं कर पाएगा, अवनति का गड्ढे का मतलब होता है नीचे गिराती जाएगी। ठीक है, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, और यदि उसकी जो संगत है वो अच्छी है तो उसको सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसको बहुत आगे उन्नति के पथ पर ले जाएगी। ठीक है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का ऐसे गद्यांश आएगा। छोटा सा रेखांकित अंश रहेगा, जैसे यहां देखो कुसंग का ज्वर कहां तक है रेखांकित अंश, देखो यहां कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्विद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस इतना सा आपको रेखांकित अंश का करने पर 2 मार्क्स तुरंत दे दिया जाएगा। देखो 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर आप फिक्स करो तुरंत। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या जितना रेखांकित अंश उसको करो, 2 नंबर फिक्स कर दो। अच्छी संगत से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। जो अच्छी संगत से होने वाले आपके क्या क्या लाभ हैं, जिससे आपको फायदे होंगे। अच्छी संगत से तो बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, अच्छी संगति से, जो अच्छी संगत में बच्चे रहते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 6 नंबर फिक्स करा देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है संदर्भ। संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। देखो सभी लोग लिखते हैं, सभी को फुल नंबर नहीं देता, क्योंकि वो सही तरीका जानना जरूरी है जिससे आपको फुल मार्क्स दे। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी, एक तरफ अंडरलाइन करना, फिर आप लोग हेडिंग डालना संदर्भ, संदर्भ हेडिंग डालना, नीचे आप लोग ब्लैक से अंडरलाइन कर लेना जैसा मैंने किया है। फिर आप लोग लिखना प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो मित्रता चैप्टर है बच्चों, क्योंकि उसमें कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मित्रता, संगति, इन सब के बारे में बात की गई है। अच्छी संगति, बुरी संगति, तो संगति का मतलब होता है मित्रता। अच्छी मित्रता, बुरे मित्र, अच्छे मित्र से क्या लाभ है, अच्छे मित्र बनाने से क्या फायदे हैं, बुरे मित्र आप लोगों को कैसे नीचे ले जाते हैं, ये सब बताया गया। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाता है इस चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा बुरी संगति में नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। कितना आसान वे से बताया गया है। ठीक है, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, ये तो मैंने अपने तरफ से बनाकर अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, देखो इसमें मेन क्या है, इसमें जो आप लोगों को गद्य का, यहां देखो इस चीज को ब्लैक से लिखा गया। क्यों ब्लैक से लिखा गया? देखो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो आपको पाठ का नाम, पाठ का नाम, ठीक है, एक है आपका जैसे आपके लेखक, पाठ और लेखक, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता संदर्भ इस तरीके से, तो पाठ का नाम आप हेडिंग डालना, पाठ का नाम, और जो पाठ का नाम है क्या नाम है, मित्रता, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और लेखक का नाम हेडिंग डालना, लेखक का नाम, और लिख देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसको ब्लैक से, इसमें अगर इस टाइप से लिखना तो ब्लैक पेन से लिखना, ये हाईलाइट रहता है और एग्जामिनर का नजर सबसे पहले इसी पर जाता है, और अगर सही है तो आपको 2 नंबर तुरंत दे देता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग देखते हैं कैसे करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी देख लेते हैं।
देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या। तो शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जो बुरी संगत होती है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि बुरी भयानक ज्वर से ग्रसित हो, तो मतलब जिस तरह कोई व्यक्ति है जो बुरी भयानक ज्वर मतलब होता है बुखार से ग्रसित हो, तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो ज्वर होता है उसको शरीर, उसका जो शरीर होता है, स्वास्थ्य जो होता है उसको नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है ना कि प्राण भी ले लेता है। प्राण लेने का मतलब आपको मतलब उस बुखार से मतलब मर भी सकते हो। तो उसी तरह से यदि आपकी संगत बुरी है तो उससे आपकी क्या क्या चीज होगी। और उसी प्रकार जो बुरी संगत है वो हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि को नष्ट कर देता है। और अगर आपकी संगत बुरी है तो आपकी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि को नष्ट कर देगा। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि प्राण भी ले लेता है। ठीक है, बस ये हो गया। और एक क्वेश्चन भी पूछ रहा था, वो देख लो। अच्छी संगत से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो अच्छी संगत से देखो, अच्छी संगत सहारा देने वाले बाहु के समान होती है। जो अच्छी संगत वाले लोग होते हैं वो सहारा देने वाले बाहु के समान होती है, जो व्यक्ति को जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मतलब जो उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, और व्यक्ति का जीवन रक्षक भी होता है। तो ये है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर तैयार करके जाना है ये गद्यांश अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं वो पद्यांश जो आपकी बोर्ड, देखो वही एक एक बताऊंगा लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। देखो लिखा हुआ, सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दहसेन तिन्हे समुझाए कछु मुस्काएं चली, और तुलसी तेहि अवसर सोहे सब अवलोकत लोचन लाहो अली, अनुराग तराग में भानु उदय विकसी मनु मंजुल कंज कली। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पद्यांश है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको पहला पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश जो है उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। और सीता जी क्या समझ गई, जो सीता जी हैं वो क्या समझ गई, जो कि इसी में आपको मिल जाएगा। और अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो आ जाओ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालना। प्रस्तुत पद्यांश जो है गोस्वामी तुलसीदास जी, इसके जो कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, पद्यांश के कवि होते हैं और लेखक आपके गद्य में होते हैं और पद्य में कवि होते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में काव्यखंड लिखना, ठीक है, कि वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, अब ये आप लोग देखो, ये आप लोग इसको ब्लैक से लिखना। जो चीजें मैंने ब्लैक से लिखा उसको ब्लैक से ही लिखना, क्योंकि ये सारे हाईलाइट रहना जरूरी है। पाठ का नाम, कवि का नाम और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और हिंदी जो है इसको ब्लैक से ही लिखना। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना क्योंकि ये वे बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। प्रसंग देखो, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं ने के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी हाव भाव से प्रश्न राम जी के विषय में सब कुछ बता देती, ना कुछ बोले, कुछ भी नहीं बोलती, संकेत से और अपने मुस्कुराहट से श्री राम के बारे में जो ग्राम की वधुएं हैं, महिलाएं हैं, उनको बता देती हैं। व्याख्या में समझ लो। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। और ग्राम वधुओं ने अमृत जैसी मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनभाव को समझ गई। और ग्राम वधुओं की इस मधुर वचन को सुनकर जो चतुर सीता जी हैं वो समझ गई ये हमसे क्या पूछना चाहती हैं। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दिया। ठीक है, सीता जी ने आप जो उनके प्रश्नों का उत्तर देखो मुस्कुराहट से और संकेत भरी दृष्टि से दिया, और उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही श्री राम के विषय में सब कुछ समझा दिया। ठीक है, केवल संकेत से और मुस्कुराहट से ही। देखो अभी थोड़ा सा और पद्यांश है कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी जो महिलाएं हैं या फिर सखियां हैं राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र कमल की जो सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक है, अनुराग तराग का क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है, अनुराग तराग का मतलब होता है प्रेम रूपी सरोवर। क्या होता है, प्रेम रूपी सरोवर। ठीक है, अनुराग तराग का मतलब प्रेम रूपी सरोवर। तो ये 6 नंबर का आपका पद्यांश भी फिक्स हो गया। और भी पढ़ाया जाएगा लेकिन ये वे पद्यांश है जो यार हर साल आते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लास्ट में एक टॉपिक और समझाना चाहता हूं जो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सर क्या करें, कौन सा तैयार करें, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो
जीवन परिचय में आपको कौन कौन सा तैयार करना है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, फिर बताने की जरूरत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कंप्लीट कर लेना। जयशंकर प्रसाद जी का मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों का टाइम कम है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, कम समय में ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, सुमित्रा नंदन पंत, ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय जिसको मैंने पढ़ा रखा है, फटाफट से तैयार कर लो। इनकी जगह आप महादेवी वर्मा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। निबंध कौन सा तैयार करना है? प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, आतंकवाद कारण तथा निवारण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वृक्षारोपण, ये 5 निबंध तैयार करना। 9 मार्क्स अगर आपको फिक्स करना है बिल्कुल से, और यहां 10 मार्क्स आपको अगर फिक्स करना है तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब आप लोगों को इसमें जितने भी चीजें बताई गई हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये हमारा हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक जरूर करना, ठीक है, और शेयर जरूर करना बच्चों। अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और भी वीडियो लाए जाएंगे हिंदी का, इन सबको पढ़ाया गया है, आप लोग देख लेना। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।